हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईएएस ओरिजिन। दिस इज अनुभव दीपानी, फैकल्टी एट आईएएस ओरिजिन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो बेसिकली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की रीढ़ की हड्डी है, यानी कि बैकबोन है, और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का सबसे बड़ा पिलर है, जिसे हम लोग बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से जानते हैं। लेकिन ये होता क्या है, आसान भाषा में समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए कि अगर मैं आपसे ये कहूं कि आप अपनी लाइफ से अपने ड्रीम्स, अपना करियर, अपनी फैमिली, अपने दोस्त, अपने रिलेटिव्स, अपने वेल विशर्स, इन सभी लोगों को बाहर कर दीजिए, तो आपकी लाइफ में कुछ नहीं बचेगा। उसी तरीके से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का भी एक सोल होता है, जिसे हम लोग फंडामेंटल राइट्स, प्रीएम्बल, सेंटर स्टेट रिलेशन, जुडिशियल रिव्यूज या रिट जुरिस्डिक्शन या अलग अलग तरीके के पावर डिस्ट्रीब्यूशंस कहलाते हैं। अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन को भी इन चीजों से बाहर निकाल दें तो शायद कॉन्स्टिट्यूशन में भी कुछ नहीं बचेगा। और ये वो पिलर्स जो आपकी लाइफ के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, जिनके सहारे आप जिंदा हैं, वो आपके बेसिक स्ट्रक्चर हैं। और कॉन्स्टिट्यूशन के ये पिलर्स जिनकी वजह से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एक वैल्यू क्रिएट करता है और एक तरीके से जिंदा रहता है, वो पिलर्स कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर कहलाते हैं। सो आईएएस ओरिजिन इज कमिंग अप विद द न्यू यूपीएससी जीएस बैच, जिसमें आपको लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड लेक्चर, आपको बहुत सारा एक्सेस में मिलेगा, हार्ड कॉपी मटेरियल जो आपके घर तक आपको पहुंचाया जाएगा, डाउट रिजोल्यूशन क्लासेस और टॉपर सेशंस और आंसर राइटिंग जैसे बहुत सारे फीचर्स हैं। सभी फीचर्स को डिटेल में जानने के लिए डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया गया है उसे क्लिक करिए और आईएएस ओरिजिन के ऑफिशियल नंबर पर कॉन्टैक्ट करिए। लेकिन इस चीज को डिटेल में समझने के लिए हमें इस बेसिक स्ट्रक्चर के हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की तरफ जाना होगा। और ये हिस्टोरिकल बैकग्राउंड 1951 में शुरू होता है। 1951 में पंडित नेहरू की सरकार ने फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट लाया था, जिसमें उन्होंने लैंड रिफॉर्म्स को इंट्रोड्यूस किया था। आजादी से पहले एकड़ एकड़ के गांव बहुत कम लोगों के पास होते थे, जिन्हें हम लोग लाला, जमींदार, पटेल या साहूकार कहते थे, और एग्रीकल्चर लेबरर्स का बहुत ज्यादा एक्सप्लॉयटेशन होता था। इस लैंड रिफॉर्म में यह कहा गया कि किसी भी जमींदार के पास अगर 5 एकड़ से ज्यादा की जमीन है तो सरकार उसे ले लेगी और किसानों और लेबरर्स को फ्री में डिस्ट्रीब्यूट कर देगी। लेकिन कहीं ना कहीं ये उस वक्त के आर्टिकल नंबर 31 के राइट टू प्रॉपर्टी के फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट जाता था। और इसी फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में पंडित नेहरू की सरकार ने 9th शेड्यूल को इंट्रोड्यूस किया था और यह कहा कि जो भी कानून संसद के द्वारा बनवाए जाएंगे और 9th शेड्यूल में इंट्रोड्यूस किए जाएंगे, उन्हें सुप्रीम कोर्ट बिल्कुल भी कैंसिल नहीं कर सकती। लेकिन इस वजह से राइट टू प्रॉपर्टी, जो 1951 में फंडामेंटल राइट हुआ करता था, जो कि अब तो लीगल राइट है 1978 के बाद, उस वक्त के फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन हुआ। और इसी के वायलेशन के अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट में एक केस आता है, जिसे हम लोग शंकरी प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1951 का केस कहते हैं। लेकिन इस सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट में सरकार के फेवर में फैसला आता है। और शंकरी प्रसाद केस में सुप्रीम कोर्ट ये कहती है कि सरकार जिस भी प्रोविजन को अमेंड करना चाहे, उस कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन को बिल्कुल अमेंड कर सकती है। लेकिन इसके बाद गोलकनाथ केस आता है वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 1967 में। और इस दूसरे केस में सुप्रीम कोर्ट 1967 में अपने 1951 के वर्डिक्ट को पूरी तरीके से चेंज कर देती है। और गोलकनाथ केस में सुप्रीम कोर्ट यह कहती है कि पार्लियामेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट फंडामेंटल राइट्स को सस्पेंड नहीं कर सकती, उन्हें चेंज नहीं कर सकती, हटा नहीं सकती, या फिर एक तरीके से बदल भी नहीं सकती है। अब ये जो 1967 का केस है वो इसीलिए भी आया था क्योंकि इस केस से 3 साल पहले 17th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1964 में कुछ कानूनों को फिर से 9th शेड्यूल में डाला गया था, और वो इस देश के लोगों के फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन कर रहे थे। तो पहले केस में तो सुप्रीम कोर्ट ने सरकार के साथ खड़ी हुई, लेकिन दूसरे केस में जो सुप्रीम कोर्ट है वो सरकार के खिलाफ खड़ी हुई और सरकार को यह कहा कि आप फंडामेंटल राइट्स को बिल्कुल भी वायलेट नहीं कर सकते, अमेंड नहीं कर सकते। लेकिन इसके बाद 24th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1971 आता है, जिसमें इंदिरा गांधी की सरकार इस अमेंडमेंट के थ्रू 1967 के गोलकनाथ केस के वर्डिक्ट को कैंसिल करके एक नया कानून बना देती है। अब ये कैसे हुआ, समझने की कोशिश करिए।
जब हम यूके के गवर्नमेंट सिस्टम की बात करते हैं तो यूनाइटेड किंगडम में जो पार्लियामेंट है वो वहां के कोर्ट से बड़ी होती है। यानी कि अगर यूके की पार्लियामेंट ने एक बार डिसीजन ले लिया तो यूके की कोर्ट उसे कैंसिल नहीं कर सकती। लेकिन वहीं अगर हम लोग यूएसए की बात करते हैं तो यूएसए में जो फेडरल कोर्ट होती है वो वहां की कांग्रेस या पार्लियामेंट से बड़ी होती है। यानी एक बार अगर यूएसए की सुप्रीम कोर्ट ने कुछ कह दिया, फेडरल कोर्ट ने कुछ कह दिया, तो पार्लियामेंट उसे कैंसिल नहीं कर सकता। यानी यूके में पार्लियामेंट कोर्ट से बड़ा है और यूएसए में कोर्ट पार्लियामेंट से बड़ी है। लेकिन इंडिया में इसका एकदम ऑपोजिट होता है, जहां पर पार्लियामेंट को और सुप्रीम कोर्ट को बिल्कुल इक्वल रखा जाता है। यानी कि अगर कोई भी कानून सरकार या पार्लियामेंट बनाती है जो फंडामेंटल राइट्स या बेसिक स्ट्रक्चर के अगेंस्ट जाता है, तो सुप्रीम कोर्ट उसे जुडिशियल रिव्यू के थ्रू कैंसिल कर सकती है। मान लीजिए कि अगर लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव ने कोई भी ऐसा कानून बनाया या इंप्लीमेंट किया जो कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट जाता है, तो सुप्रीम कोर्ट अगर उसे कैंसिल करती है तो सुप्रीम कोर्ट के इस लॉ को कैंसिल करने की पावर को ही जुडिशियल रिव्यू कहा जाता है। लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट ने पार्लियामेंट के किसी कानून को कैंसिल कर दिया है तो पार्लियामेंट को भी यह पावर दी गई है कि वो सुप्रीम कोर्ट के किसी एक वर्डिक्ट को कैंसिल कर दे। और ये जो हसल है पार्लियामेंट और सुप्रीम कोर्ट के बीच में इंडिया में कंटिन्यूअसली चलता रहता है। सो 24th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1971 में पार्लियामेंट ने गोलकनाथ का जो वर्डिक्ट है उसको कैंसिल कर दिया। और फिर इस 1971 के अमेंडमेंट को कैंसिल करने के लिए आता है हमारा एक लैंडमार्क जजमेंट, जिसे हम लोग केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला केस 1973 के नाम से जानते हैं। और इस पर्टिकुलर केस में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि पार्लियामेंट जो अमेंड करना चाहे बिल्कुल कर सकती है, लेकिन अगर कोई भी पार्लियामेंट का अमेंडमेंट बेसिक स्ट्रक्चर के अगेंस्ट जाता है तो वो आर्टिकल नंबर 13 की डेफिनेशन ऑफ लॉ के अगेंस्ट चला जाएगा और उस कानून को सुप्रीम कोर्ट जुडिशियल रिव्यू के तहत बिल्कुल कैंसिल कर सकती है। तो यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि केशवानंद भारती केस वो पहला केस है इंडियन हिस्ट्री का जिसमें हमें बेसिक स्ट्रक्चर की एक डेफिनेशन देखने को मिलती है। लेकिन इस पर्टिकुलर अमेंडमेंट से 24th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1971 तो कैंसिल हुआ ही, साथ ही साथ आपके बेसिक स्ट्रक्चर की डेफिनेशन भी आ गई आपके सामने और यह भी कहा कि बेसिक स्ट्रक्चर को पार्लियामेंट बिल्कुल अमेंड नहीं कर सकता। लेकिन इस 1973 के सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट के बाद जो सरकार है उसकी जो ताकत है, उसकी जो पावर है वो काफी ज्यादा कम हो गई और सरकार और संसद कभी भी अपनी पावर कम नहीं करना चाहती। इसके बाद इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट फिर से 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1976 लेकर आती है और इस अमेंडमेंट के थ्रू जो केशवानंद भारती केस की सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट है उसको पूरी तरीके से कैंसिल कर देती है। यानी कि यहां पर सरकार कहती है कि हम किसी भी बेसिक स्ट्रक्चर को नहीं मानेंगे और सरकार जिस भी चीज को अमेंड करना चाहे उसे अमेंड कर सकती है, चाहे वो कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट जाए या फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट। अब इस कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट को कैंसिल करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में फिर से एक और केस आता है जिसे हम लोग मिनर्वा मिल्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस 1980 के नाम से जानते हैं। और इस पर्टिकुलर मिनर्वा मिल्स केस 1980 में सुप्रीम कोर्ट ने 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1976 को फिर से कैंसिल कर दिया और जो बेसिक स्ट्रक्चर की पूरी थ्योरी थी उसको फिर से जिंदा कर दिया और सरकार के ऊपर एक तरीके से रेस्ट्रिक्शन लगा दी कि आप बेसिक स्ट्रक्चर के अगेंस्ट नहीं जा सकते, कोई भी कानून नहीं बना सकते। इसके बाद एक और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट केस आता है सुप्रीम कोर्ट में जिसे हम लोग वामन राव वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस 1980 के नाम से जानते हैं। अब इस केस में हमें एक बहुत इंपॉर्टेंट गाइडलाइन देखने को मिलती है। यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि 9th शेड्यूल बना था 1951 में और बेसिक स्ट्रक्चर की डेफिनेशन आई है इस देश में 1973 में। तो वामन राव केस में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि 1973 से जो पहले बनाए हुए कानून थे, ध्यान से समझिएगा, सुप्रीम कोर्ट ने वामन राव केस में कहा कि 1973 से पहले जो पार्लियामेंट ने कानून बनाए और अगर उन कानूनों को पार्लियामेंट ने 9th शेड्यूल में डाल दिया है तो उस पर जुडिशियल रिव्यू नहीं आ सकता। लेकिन 1973 के जो बाद के कानून है जो पार्लियामेंट के द्वारा बनवाए गए हैं, अगर उन कानूनों में से कोई भी एक ऐसा कानून है जो बेसिक स्ट्रक्चर या कॉन्स्टिट्यूशन या फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट जाता है, भले ही उसे 9th शेड्यूल में भी क्यों ना डाल दिया गया हो, जुडिशियल रिव्यू के तहत 1973 के बाद बनाए गए किसी भी कानून को
कैंसिल किया जा सकता है। तो ये जो हसल हम लोगों ने शुरू की थी 1951 में, बीच में आते आते 1973 में बेसिक स्ट्रक्चर की डेफिनेशन भी हमने जाहिर की, और एंड में हम लोग ये देखते हैं कि ये पार्लियामेंट और सुप्रीम कोर्ट की हसल में एट द एंड ऑफ द डे सुप्रीम कोर्ट की ही जीत होती है। लेकिन इसमें एक और कंसेप्ट यहां पर निकल के आता है कि अगर ये 1973 में बेसिक स्ट्रक्चर की डेफिनेशन हमें देखने को मिलती है, तो ये बेसिक स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है? देखो, बेसिक स्ट्रक्चर वो चीज होती है जो कॉन्स्टिट्यूशन के उन एलिमेंट से मिलकर बनी होती है जिसकी वजह से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की वैल्यू हमेशा जिंदा होती है। और इस बेसिक स्ट्रक्चर में बहुत सारी चीजें आती हैं, जैसे कि जुडिशियल रिव्यू, जो हम लोगों ने अभी डिस्कस किया ही है कि जुडिशरी के पास वो पावर जिसके थ्रू वो पार्लियामेंट के कानूनों को कैंसिल कर सकती है, वो जुडिशियल रिव्यू कहलाता है। यहां तक कि कॉन्स्टिट्यूशन की हमेशा सुप्रीमेसी होना, फेडरलिज्म यानी कि पावर डिस्ट्रीब्यूशन बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट गवर्नमेंट, या फिर जुडिशियल इंडिपेंडेंस का होना, फ्री एंड फेयर इलेक्शन का होना, या फिर इस देश में पार्लियामेंट्री सिस्टम का होना, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। पार्लियामेंट्री सिस्टम मतलब कि हमारे यहां कभी भी एग्जीक्यूटिव हेड को डायरेक्टली इलेक्ट नहीं किया जाएगा, हमेशा इनडायरेक्टली ही इलेक्ट किया जाएगा। यानी जो अमेरिका का प्रेसिडेंशियल सिस्टम है वो इंडिया में कतई नहीं आ सकता, जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है वही आ सकता है। और ये जो बेसिक स्ट्रक्चर की डेफिनेशन आपको आपके सामने देखने को मिल रही है, इसमें एक बहुत बड़े जुडिशियल एक्टिविस्ट और एक ज्यूरिस्ट नानी पालकीवाला का सबसे बड़ा रोल रहा है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये बेसिक स्ट्रक्चर की जो डेफिनेशन है यहां पर रुक जाती है। जैसे जैसे आपको प्रेजेंट में और फ्यूचर में सुप्रीम कोर्ट के और केसेस देखने को मिलते हैं, उसमें आपको नए नए आर्टिकल्स और प्रोविजन बेसिक स्ट्रक्चर में हमेशा ऐड होते दिखेंगे। जैसे आज की डेट में रिसेंटली आपने करंट अफेयर्स में आर्टिकल नंबर 142 के बारे में पढ़ा ही होगा, तो सुप्रीम कोर्ट ने हमें दोबारा याद दिलाया कि 142 के साथ किसी भी तरीके से छेड़छाड़ नहीं की जा सकती, क्योंकि वो खुद बेसिक स्ट्रक्चर का एक हिस्सा है। तो ये था आपका बेसिक स्ट्रक्चर का वीडियो, और इसी तरीके के टफ डिफिकल्ट टॉपिक्स को जो यूपीएससी के सिलेबस से पूरी तरीके से कनेक्ट करते हैं, अगर आपको आसान भाषा में और डिटेल में समझना है, जो आपकी यूपीएससी सिविल सर्विसेज जर्नी को और आसान बनाए, सो फॉर दैट प्लीज स्टे ट्यून्ड विद आईएएस ओरिजिन। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वेरी मच।